हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी संगीत की क्लास में पिछली बार हमने पढ़ा है व्याख्यान नंबर 6, संगीत की पद्धतियां। यानी संगीत में 3 पद्धतियां होती है। तो संगीत में, भारतीय संगीत में 2 प्रकार की पद्धतियों का वर्णन किया था मैंने। 2 प्रकार की संगीत की पद्धतियां होती है। पहली होती है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरी होती है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहा जाता है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति कहा जाता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट को छोड़ करके सभी स्टेट के अंदर जो संगीत पद्धति लागू की गई है वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है। और दक्षिणी संगीत पद्धति केरल, कर्नाटक, तमिल और आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट के अंदर दक्षिण पद्धति स्वीकार्य की जाती है। दक्षिण पद्धति में 72 थाट मान्य है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट मान्य है, जो कि मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाया है। 10 थाट होते हैं यमन, बिलावल, और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, तोड़ी, भैरवी, आसा, आसा, भैरवी, तोड़ी, बखाने, 10 मित्र थाट चतुर्भुज माने। यानी पहला थाट है यमन, जिसको कल्याण थाट भी कहते हैं, बिलावल थाट, मारवा, खमाज थाट, भैरव थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट, आसावरी थाट, तोड़ी थाट, भैरवी थाट। इस तरह से ये 10 थाट है। तो ये अपने हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में पद्धति, हिंदुस्तानी पद्धति है, उसके अंदर 10 थाट मान्य है। तो अपन ने पिछले व्याख्यान के अंदर इन 2 पद्धतियों के बारे में पढ़ा है और इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, और आज इनमें अपन पढ़ेंगे कि समानता क्या है और दोनों पद्धतियों में भिन्नता क्या है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, समानता और भिन्नता। समानता सबसे पहले पढ़ेंगे, समानता। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो दोनों ही पद्धतियों में समान पाई जाती है या समान है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समानता इनके अंदर क्या क्या पाई जाती है। तो सबसे पहले नंबर 1, दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। यानी दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर के कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। यानी एक थाट में एक सप्तक के अंदर कुल 12 स्वर होते हैं। दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 है। यानी शुद्ध और विकृत दोनों करके कुल मिलाकर 12 स्वर स्थान है। 12 कुल मिलाकर 12 स्वर स्थान है।
ये पहली इसमें समानता दोनों में। पहली समानता क्या है कि दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर स्थान है। ये 12 स्वर स्थान माने गए हैं। इसमें दूसरी विशेषता है, दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वरों से थाट, दोनों ही पद्धतियों यानी ये थाट की उत्पत्ति मानी गई है। उधर 72 थाट दक्षिण में और उत्तर में 10 थाट, तो जो 10 थाटों की और 72 थाटों की उत्पत्ति मानी गई है, या थाट को संस्कृत में मेल भी कहते हैं और ठाट भी कहते हैं, इनकी उत्पत्ति इन्हीं 12 स्वरों के आधार पर मानी गई है। तो दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वरों से थाट या मेल पद्धति के आधार पर 12 स्वरों से पद्धतियों में 12 स्वरों से मेल या थाट, मेल या थाटों की उत्पत्ति मानी गई है। यानी इन्हीं 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति मानी गई है और संगीत में उनका प्रयोग किया जाता है। और संगीत में उनका प्रयोग किया जाता है। यानी स्वरों का इसमें प्रयोग किया जाता है, उन थाटों का प्रयोग किया जाता है जो कि 12 स्वरों से उत्पन्न माने गए हैं। जो थाट इन 12 स्वरों से उत्पन्न माने गए हैं, उन थाटों का या उन स्वरों का उपयोग संगीत में किया जाता है। तो ये समानता दोनों ही थाटों में पाई जाती है। दोनों पद्धतियों में आलाप गान को स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, दोनों ही पद्धतियों में आलाप गायन को, दोनों ही पद्धतियों में आलाप गायन को स्वीकार किया जाता है। आलाप गायन को स्वीकार किया जाता है। यानी दोनों ही पद्धतियों के अंदर आलाप गायन को स्वीकार किया जाता है। यानी आलाप जो करते हैं गायन में, आकारों में या स्वरों में, अपन ने पिछली बार आलाप की तान की परिभाषा पढ़ी थी। तो आलाप में ये जो किया जाता है, ये दोनों ही गायन शैलियों के अंदर स्वीकार्य है और दोनों ही गायन शैलियों में पाया जाता है। दोनों गायन शैलियों में आलाप किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा इसका यह है कि दोनों में आलाप एवं तानों के साथ चीजें गाई जाती है।
दोनों ही पद्धतियों में आलाप व तान के साथ चीजें गाई जाती है। दोनों ही पद्धतियों में आलाप और तान के साथ चीजें गाई जाती है। इसके अंदर पहला है कि दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर स्थान माने गए हैं। दूसरा है दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वर से ठाट मेल या मेल के आधार पर रागों की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें ये भी लिख सकते हैं इन्हीं ठाटों से रागों की उत्पत्ति मानी गई है। इन्हीं ठाटों से रागों की उत्पत्ति मानी गई है। ये दक्षिण में भी यही है और उत्तर में भी यही है। उत्तर भारतीय संगीत में भी ठाटों से ही रागों की उत्पत्ति मानी गई है और उत्तरी भारतीय में भी ठाटों से ही इनकी रागों की उत्पत्ति मानी गई है। ये 4 प्रकार का। दूसरे में है दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वरों में मेल या ठाटों की उत्पत्ति मानी गई है। इसे करेंगे ठाटों की उत्पत्ति मानी गई है और संगीत में उनका प्रयोग किया जाता है। रागों की उत्पत्ति भी ठाटों से मानी गई। रागों की उत्पत्ति भी ठाटों से मानी गई है। यानी रागों की उत्पत्ति है वो भी ठाटों के द्वारा ही मानी गई है, ठाटों से ही मानी गई है। ठाट को मेल भी कहते हैं संस्कृत में। तीसरा है दोनों ही पद्धतियों में आलाप गायन को स्वीकार किया जाता है और चौथा है दोनों ही पद्धतियों में आलाप और तान के साथ में चीजें गाई जाती है, बंदिश गाई जाती है। यानी उत्तर भारतीय संगीत में भी आलाप और तान के साथ में बंदिश गाई जाती है और इनके साथ ही ये दोनों तरह स्वीकार किया गया, यहां भी स्वीकार किया गया है और दक्षिण में भी स्वीकार किया गया है। चौथा इसके अंदर दोनों ही पद्धतियों में आलाप और तान के साथ में बंदिश गाई जाती है। इसमें पांचवा है, पांचवी समानता और इसके अंदर एक इस प्रकार से दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कुछ समानताएं पाई जाती है। पांचवी समानता है कि जन्य जनक यानी ठाट राग का सिद्धांत दोनों में ही स्वीकार किया गया है। नंबर 5 जन्य व जनक, इसका मतलब ठाट और राग, ठाट व राग, यानी जन्य ठाट को कहेंगे और जनक कहेंगे राग को। तो इस तरह से जन्य जनक ठाट और राग का सिद्धांत दोनों में स्वीकार किया गया है। का सिद्धांत दोनों ही
पद्धतियों में स्वीकार किया गया है। यानी जनक और जन्य जो है ये सावधानी है, यानी जिस थाट से राग उत्पन्न होता है, जो थाट का नाम भी वही है और राग का नाम भी वही है, तो उसको जनक और जन्य कहेंगे। जैसे अपने यहाँ भैरवी थाट है और भैरवी राग है, तो भैरवी जो थाट है वो तो हो जाएगा जन्य, और जो राग है भैरवी हो जाएगा जनक। तो ये जनक जन्य जो सिद्धांत है ये दोनों ही पद्धतियों में दोनों ही शैलियों में स्वीकार किया जाता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे भिन्नता। ये तो थी दोनों में आपस में समानताएं कि दोनों ही पद्धतियों में क्या क्या चीजें समान है, इनको कहेंगे समानताएं। 5 समानताएं थी दोनों पद्धतियों में। अब आएगी भिन्नता, यानी दोनों में विषमता क्या है, भिन्नता, विषमता। असमानता भी कह सकते हैं, असमानता, समानता, भिन्नता, विषमता या असमानता। इन दोनों में असमान क्या चीजें हैं पढ़ेंगे अपन। दोनों ही कला, दोनों ही शैलियों में यानी पद्धति को हम शैली भी कह सकते हैं। पद्धतियों या शैलियों में यद्यपि स्वर स्थानों की संख्या या स्वर स्थान 12 ही माने गए हैं, यद्यपि स्वर स्थान 12 ही माने गए हैं। यानी दक्षिणी पद्धति और उत्तरी पद्धति दोनों में ही स्वरों का स्वर स्थान 12 ही माना गया है। इसमें भी 12 माना गया है और इसमें भी 12 माना गया है, किंतु दोनों के स्वर तथा नामों में अंतर है। किंतु दोनों के स्वर तथा नामों में अंतर है। यानी स्वर स्थान दोनों में 12 माने गए हैं, उत्तरी में भी 12 है, दक्षिण में भी 12 है, परंतु इनके जो नाम है इन नामों में और स्वरों में अंतर है। दूसरा है उत्तरी संगीत पद्धति में केवल 10 थाटों में रागों को वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2, उत्तरी संगीत पद्धति में उत्तरी संगीत पद्धति में केवल 10 थाटों में रागों को वर्गीकृत किया गया है। केवल 10 थाटों में रागों को
वर्गीकृत किया गया है। इन उत्तरी संगीत पद्धति में केवल 10 धातुओं में रागों को वर्गीकृत किया गया है। यानी जो 10 उत्तरी संगीत पद्धति का जो है 10 थाट, उन 10 थाटों में से ही रागों का वर्गीकरण किया गया है। किंतु दक्षिणी पद्धति में दक्षिणी पद्धति में यह इसके अंदर 10 थाटों में वर्गीकृत किया गया है और दक्षिणी संगीत पद्धति में 72 थाटों या 72 मेलों का प्रमाण मिलता है। यानी 72 थाटों या मेलों का प्रमाण मिलता है। तो ये दूसरी भिन्नता हो गई कि उत्तरी संगीत पद्धति में केवल 10 भागों में रागों का वर्गीकरण किया गया है, परंतु दक्षिण पद्धति के अंदर 72 थाट या मेल, थाट को मेल भी कहते हैं संस्कृत में, 10 थाटों या 72 थाट या 72 थाटों का प्रमाण मिलता है दक्षिण पद्धति के अंदर। नंबर 3, तीसरे नंबर की असमानता है दोनों ही पद्धतियों में भाषा का अंतर है। नंबर 3, दोनों ही पद्धतियों में भाषा का यानी शैली, भाषा का, दोनों ही शैलियों में भाषा का अंतर है, लैंग्वेज का। उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति में अधिकतर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी ही बोली जाती है। कंपोजिशन, बंदिश, गीत बंदिश जो भी है वो हिंदी में ही गाई बजाई जाती है। और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के अंदर केरल, कन्नड़, मद्रासी जो भी है उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर संस्कृत के भी इसमें शब्द पाए जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक की जो शैली है उसके अंदर अपनी भाषा में गीत गजल गाए जाते हैं, गीत भजन गाए जाते हैं, चीजें गाई जाती है, या फिर कुछ उसमें संस्कृत के शब्द भी पाए जाते हैं। तो दोनों ही पद्धतियों में भाषा का अंतर पाया जाता है। नंबर 4 में दोनों पद्धतियों में ताल भिन्न भिन्न है। नंबर 4, दोनों ही पद्धतियों में ताल भिन्न भिन्न है, भिन्न है। यानी दोनों ही पद्धतियों में जो तालें हैं ये तालें भिन्न भिन्न पाई जाती है, तालें भिन्न भिन्न पाई जाती है।
यानी दक्षिण भारतीय पद्धति में अलग तालें होती हैं और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में तालें अलग बजती है। और यहाँ उत्तर भारतीय संगीत में अधिकतर तालें ढोलक पर, पखावज पर, तबले पर बजाई जाती है। अधिकतर 90% जो तालें हैं तबले पर बजाई जाती है। तबले के अलावा पखावज में बजाई जाती हैं और ढोलक पर बजाई जाती है। और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में जो तालें बजती है वो बजती है मृदंगम पर, यानी मृदंग एक ढोलक का एक प्रकार है, पखावज का एक प्रकार है, पर शैली बजाने की अलग है, तबले की अलग है और ढोलक की अलग है। परंतु उत्तर भारतीय संगीत के अंदर अधिकतर तालें तबले पर ही बजाई जाती है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के अंदर तालें मृदंगम पर बजाई जाती है। जो उत्तर भारत में उसको मृदंग बोलते हैं। ये 4 इसमें भिन्नता हो गई। आगे 5 बताता हूं, 5वीं कौन सी है। तो पहले अपन ने समानताएं पढ़ी और अब भिन्नताएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5 है, दोनों शैलियों में स्वर उच्चारण तथा आवाज निकालने की शैलियां भिन्न भिन्न है। नंबर 5, दोनों ही शैलियों में स्वरोच्चारण भी कह सकते हैं और स्वर उच्चारण भी कह सकते हैं। इसका संगीत छेद करेंगे तो स्वर प्लस उच्चारण होगा। तथा आवाज निकालने की शैलियों में भिन्न भिन्न है। तथा आवाज निकालने की शैलियां तरीका भिन्न भिन्न है। यानी दोनों ही शैलियों में स्वर के उच्चारण करने का तथा आवाज निकालने का जो तरीका है, आवाज निकालने की जो शैलियां है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। नंबर 6 है, दोनों ही पद्धतियों में के प्राय अपने अपने स्वतंत्र राग है। दोनों ही पद्धतियों में प्राय अपने स्वतंत्र राग है। स्वतंत्र राग है। यानी दोनों ही पद्धतियों में अपने अपने स्वतंत्र राग है। कोई किसी पर आधारित नहीं है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। दोनों के अपने अपने स्वतंत्र राग है। नंबर 7 में है कि दक्षिण संगीत पद्धति के शुद्ध सप्तक को कनकांगी, यानी दक्षिण पद्धति के शुद्ध
स्वर, यानी जिसमें शुद्ध स्वर लगते हैं, शुद्ध सप्तक, शुद्ध सप्तक को शुद्ध सप्तक को कनकांगी जिस सप्तक के अंदर स्वर सारे के सारे शुद्ध लगते हो उसको दक्षिण पद्धति में कनकांगी अथवा मुखारी मेल कहते हैं। कनकांगी अथवा मुखारी मेल कहते हैं। मेल का मतलब थाट, यानी दक्षिण पद्धति के शुद्ध सप्तक को कनकांगी अथवा मुखारी मेल कहते हैं, किंतु उत्तरी संगीत पद्धति के शुद्ध स्वर सप्तक को किंतु उत्तरी संगीत पद्धति के शुद्ध स्वर सप्तक को बिलावल थाट मेल कहते हैं। यानी दक्षिण पद्धति के शुद्ध सप्तक है, दक्षिण पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक है, उसको कनकांगी अथवा मुखारी मेल अथवा थाट कहेंगे, किंतु उत्तरी संगीत पद्धति के शुद्ध स्वर सप्तक को बिलावल थाट या मेल कहते हैं या कहेंगे। तो ये इनमें 7 भिन्नता है और 5 समानताएं हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा दक्षिण पद्धति की समानता और भिन्नता, और व्याख्यान नंबर 6 के अंदर अपन ने पढ़ा पद्धतियां कितने प्रकार की होती है। हिंदुस्तान में संगीत पद्धतियां 2 प्रकार की बताई है मैंने। पहली है उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरी है दक्षिण संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति के अंदर इन 4 स्टेट को छोड़ के, 4 राज्य को छोड़ करके, यानी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों को छोड़ करके समस्त भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर उत्तरी भारतीय यानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति मान्य है, स्वीकार्य है, इसका अनुकरण किया जाता है इन 4 राज्यों को छोड़कर। उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जिसको कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। इस संगीत पद्धति को मानने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो इन 4 राज्यों के अंदर ये दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति पाई जाती है या इसका अनुकरण किया जाता है या इसको लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर मैंने विशेषताएं बताई, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, इनकी 6 7 विशेषता मैंने दोनों की अलग अलग 6ठे व्याख्यान में बताइए। और विशेषताओं के बाद में इनकी भिन्नता क्या क्या है,
इनकी भिन्नता मैंने बताया, सॉरी समानता क्या है दोनों में समानता बताई मैंने, क्योंकि इनके दोनों में 12 स्वर स्थान होते हैं, इसमें 12 स्वर स्थान है और इसमें भी 12 स्वर स्थान है। और रागे जो निकलती है, रागों का उत्पन्न है, रागे का जो निकास है, स्वतंत्र निकास है, जो इन्हीं थाटों से निकलता है। इस 12 स्थान है इन्हीं थाटों से निकलता है। और थाट जो है, थाट पद्धति अपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी है। और थाट के अलावा अपने यहाँ 10 थाट पाए जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंदर, यानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धतियों में 10 थाट मान्य है, 10 थाटों को स्वीकार किया गया है। जो मैंने बताया था पहला यमन, बिलावल और खमाजी। यमन कल्याण थाट भी कहते हैं यमन को, यमन बिलावल, दूसरा बिलावल, तीसरा खमाजी। भैरव, पूर्वी मारवा काफी, भैरव, पूर्वी मारवा काफी, 7 हो गए। 8वां है आसावरी, आशा भैरवी तोड़ी बखानी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। 10 मित्र ठाट चतुर्गुणी माने। चतुर यहाँ पर विष्णु नारायण भातखंडे जी का उपनाम है, चतुर पंडित। तो वो लिख रहे हैं इस चीज को, वो बता रहे हैं कि चतुर्गुणी माने। तो इस प्रकार से 10 थाट अपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मान्य है, माने गए हैं। तो 10 थाट को याद करने का ये दोहा याद कर सकते हैं कि यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, आशा, भैरवी, तोड़ी बखाने, 10 मित्र ठाट चतुर्गुणी माने। इस दोहा से इनको क्रम से आप क्रमबद्ध तरीके से इनको याद कर सकते हैं और याद करने के लिए इस दोहे को भी आप याद कर सकते हैं। यह आशा का मतलब होता आशावरी। तो दोबारा एक बार और बोलता हूं, यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, आशा, भैरवी, तोड़ी बखाने, 10 मित्र ठाट चतुर्गुणी माने। तो इस प्रकार से ये 10 थाट जो है ये क्रमबद्ध तरीके से लिए गए हैं, क्रमबद्ध तरीके से इसका दोहा बनाया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों को ये आसानी से क्रम भी याद रहे और थाट भी याद रहे और थाट का नाम भी याद रहे। तो आप भी ये दोहा याद कर सकते हैं। अब बारी आती है भिन्नताओं की। समानता में बताइए भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं भी 7 प्रकार की बताई इसके अंदर। इसमें भाषा का अंतर होता है, क्योंकि भाषा इधर हिंदी प्रयोग की जाती है और उधर साउथ के अंदर साउथ की भाषा जो स्टेट के हिसाब से भाषा यूज की जाती है, जिसमें कुछ संस्कृत के शब्द भी होते हैं। और अपने उत्तर भारत में अधिकतर अपने संस्कृत में या हिंदी में गाया बजाया जाता है। तो ये भिन्नता है। दूसरा है कि इसमें तालों की भी भिन्नता है, यह ताले अलग है और वहां ताले अलग तरीके की है। वह ताले, यह ताले तबले पे बजती है अधिकतर, वहां ताले मृदंगम पर बजती है। और दोनों में स्वर उच्चारण की जो शैली है और स्वर है, स्वरों के नाम है, वो भी भिन्न भिन्न है। स्वर स्थान वही 12 है, परंतु स्वरों के नामों में, स्वरों के उच्चारण में दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जो भिन्नता या सारे गांव पदनिसा है, वह स्वरों का नाम अलग है। और दोनों ही पद्धतियों में अपने अपने स्वतंत्र राग है, यानी अपने रागों में और वहां के रागों में अंतर है, स्वतंत्र राग है। ना तो उनके राग दक्षिण के राग उत्तर पे आश्रित, न उत्तर भारतीय संगीत के दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति पे आश्रित। तो दोनों के राग भी वहां पे भिन्न भिन्न है। और अपने इसमें मेन बात यह है कि दक्षिण भारतीय जो संगीत पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक है, उसको कनकांगी या मुखारी नाम दिया गया है। 2 नाम उसके, पहला कनकांगी और दूसरा मुखारी। तो ये 2 नाम है। अपने
उत्तर भारतीय संगीत में उसी शुद्ध स्वर शब्द को बिलावल थाट कहते हैं, बिलावल थाट कहते हैं। तो ये हो गई दोनों ही पद्धतियां, आज दोनों ही पद्धतियों की जानकारी और दोनों ही पद्धतियों कहां कहां लगती है, विशेषता, समानता और भिन्नता। नमस्कार।